गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार और अभिवादन, अभिनंदन आप सभी का। हम बात करने जा रहे हैं आज फ्रांस में जो दंगे पिछले दिनों चल रहे हैं। आप जानते हैं उसके पीछे जो मूल रूप से कारण है वो जो सब कुछ किया गया है वो इस्लाम के चलते यूँ हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ कानूनों में परिवर्तन होता रहा और जो एक्शन भी लिया गया वो एक यू नो कुछ इमिग्रेंट हैं जो मुस्लिम इनहेरिटेंस से आते हैं पीछे से, या जो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज से आते हैं ईस्ट अफ्रीका की, तो उनको लेकर तो बेसिकली मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए और थोड़ी-सी बैकग्राउंड देनी चाहिए इस बारे में कि दरअसल इनका रोल क्या है पिछले इन दिनों में जो जो हमारे जो इस्लाम है उसका वहाँ पर क्या रोल है फ्रांस की सोसाइटी में। तो आप ये देखें कि जो इस्लाम है, इस्लाम असल में ईसाई धर्म के बाद फ्रांस में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अनुमान ये लगाया जाता है कि फ्रांस में 57 मिलियन मुसलमान रहते हैं। ये आबादी का लगभग कुल आबादी का 8% है। और तो फ्रांस में जो अधिकांश मुसलमान हैं, वो उत्तरी अफ्रीका के मूल के आते हैं। यानी और फिर इसके बाद जो छोटे-छोटे समुदाय हैं इनमें, वो तुर्की, मध्य पूर्व और सब सहारियन अफ्रीका से आते हैं। तो मतलब ये भी एक एक है कि भई सिर्फ़ ईस्टर्न सिर्फ़ नॉर्दर्न अफ्रीका से नहीं, बल्कि टर्की से भी जो छोटे-छोटे उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें, कुछ टर्की से, कुछ सेंट्रल ईस्ट और सब सहारन जो अफ्रीका है, वहाँ से आते हैं। ये वो तमाम वो इलाके हैं ज़्यादातर जहाँ पर जो पहले फ्रेंच कॉलोनी रही हैं, जहाँ पर पहले फ्रांस का राज रहा है, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था पहले। तो इस्लाम का जो इतिहास है फ्रांस में वो लगभग 17वीं शताब्दी तक जाता है। मतलब आप ये लगाइए 17th सेंचुरी तक बैक ट्रैक कर सकते हैं आप इसको। जब पहले मुसलमान दासों के रूप में, स्लेव्स के रूप में फ्रांस में पहुँचे थे, स्लेव्स की तरह से आए थे। 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ? 20वीं सेंचुरी में जो नॉर्थ अफ्रीका के जो जो फ्रांसीसी कॉलोनी के जो लोग थे, वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आने लगे, फ्रांस में आने लगे और उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। ऐसे जो ये मुस्लिम आबादी आई उसमें। जब इस्लाम की जो मौजूदगी है फ्रांस में दोस्तों, वो तनाव का भी रीज़न रही है, तो दूसरी तरफ इनके लिए अंडरस्टैंडिंग का भी रीज़न रही है। वेस्टर्न सोसाइटी ने इस्लाम को जो अंडरस्टैंड किया, उसमें फ्रांस के अंदर जो मौजूद मुसलमान थे, उनका उसमें रोल रहा। एक और कुछ फ्रांसीसी पब्लिक में ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम के साथ फ्रांसीसी जो क्या कहा जाए, सेकुलरिज्म है, जो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनको वो इनकॉम्पिटेंट मानते हैं। उनको लगता है कि ये डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और इस्लाम ये हैंड इन हैंड नहीं चल सकते, ऐसा फ्रांस में बहुत सारे लोगों को लगता है और इसके बाद इसको लेकर वो परेशान भी होते हैं दोस्तों। तो दूसरी तरफ फ्रांस में बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने व्यापार में, राजनीति में, कला में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है। तो हाल के कुछ सालों में आप पाएँगे कि कुछ बड़े आतंकवादी जो हमले हुए हैं फ्रांस में, उसके बाद में फ्रांस में इस्लाम से जुड़े जो मुद्दे हैं, वो ख़ास तौर पर कंट्रोवर्शियल रहे हैं। इन हमलों के बाद फ्रांस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो की, उसमें कई बदलाव भी किए अपने नियम कानूनों में। उनमें निकाब और बुर्किनी पर जो उन्होंने लगाया, प्रतिबंध लगाया और फिर ऐसी मस्जिदों को बंद किया जिनमें ये था कि वो रिलीजन कन्वर्ट करते हैं। ऐसी मस्जिदों को उन्होंने बंद किया जिनके ऊपर आरोप था कि भई ये लोग रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं। और इन उपायों को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली फ्रेंच पब्लिक से। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये फ्रांस की सुरक्षा के लिए ठीक है और ज़रूरी है, लेकिन कुछ इसे फिर भेदभावपूर्ण मानते हैं और काउंटर प्रोडक्टिव मानते हैं कि भई इसके काउंटर प्रोडक्शन भी हो, इससे काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट भी आएँगे। फ्रांस में इस्लाम के बारे में ये बहस बहुत सालों तक जारी रहेगी, ये बात तय है। जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए दूसरी तरफ फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ्रेंच भाषा में लसीते कहा जाता है। लसीते को अगर आप हालाँकि उसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा आता है, उस पर लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन लसीते को अगर आप सीधे-सीधे जोड़ें अपनी बातचीत से, तो ये जो इनकी परंपरा है लसीते की, वो सेकुलरिज़्म से बेसिकली मिलती है। उसको आप सेकुलरिस्ट पॉलिसी कह सकते हैं एक तरह से।
फ्रांस में मुसलमानों के सामने जो एक मेजर जो चैलेंज है, वो फ्रांस की एक मजबूत परंपरा है लसीते की, और इस्लामी धर्म के बाद में इस्लाम अब फ्रांस में तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। तो ये इस परंपरा के साथ कैसे कंट्रोवर्सी बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आने वाले वर्षों में तनाव और समझ का जो स्रोत बनने की बात की जा रही है। कहते हैं कि भाई इससे तनाव जो बढ़ता है वो तो है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। वो बात अभी तक कोई समझ में आई नहीं है। अभी तक अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं आई है। इंटीग्रेशन एक इशू रहा है वहाँ पर। तो फ्रांसीसी सरकार को अब राष्ट्रीय सुरक्षा की जो ज़रूरतें हैं, उनको बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने की आवश्यकता के बीच में एक तालमेल ढूँढने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस्लाम का जो भविष्य है फ्रांस में, वो सरकार और जो मुस्लिम समुदाय की क्षमता है, उस पर निर्भर करेगा कि वे साथ में एक साथ कैसे सद्भावपूर्ण तरीके से रहने का कोई तरीका ढूँढ पाते हैं। ये इन बातों पे आकर निर्भर करेगा। फ्रांस में जो मुसलमानों अच्छा, और इसको आप सेकुलरिज़्म से ही रखिए कि बेसिकली स्टेट का जो काम है और चर्च का जो काम है, ये सेपरेट काम है। तो रिलीजियस बॉडीज़ का जो रिलीजन जो है, वो स्टेट के अफेयर्स में बेसिकली इंटरफेयर ना करे, ये लसीते की परंपरा है। तो उस परंपरा के जो रूट्स हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि आप ये देखिए, उसको जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो उस पर आँच नहीं आने देना चाहते। ज़ाहिर है, इस्लाम उसमें एक फिर अड़चन बन जाता है। तो मित्रों, फ्रांस में जो मुसलमानों को एक चुनौती है, वो है लसीते की, यानी धर्मनिरपेक्षता की एक मजबूत परंपरा। लसीते एक संज्ञानात्मक अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समय-समय पर अलग-अलग तरीकों से इसकी व्याख्या की गई है। हालाँकि इसका मूल अर्थ जो है, जो मुख्य अर्थ है मुख्यतः, वो है कि धर्म और राज्य के बीच अलगाव है, और इसका सिद्धांत है कि धर्म सार्वजनिक जीवन में कोई भूमिका धर्म को नहीं निभानी चाहिए। ये सीधा-सीधा कॉन्सेप्ट है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे अब जो भी मैंने डेमोक्रेसी के बारे में राजनीतिक विज्ञान में जो पढ़ाई की, उसमें ये मुझे सबसे बेहतर परिभाषा लगती है कि रिलीजन को दरअसल स्टेट के मामलों में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, वो कोई भी कैसा भी मुल्क हो। ये सिद्धांत, लसीते का जो सिद्धांत है, ये 1905 में फ्रांस के चर्च और राज्य के अलगाव के कानून में अभिप्रेरित है। इस कानून के मुताबिक राज्य को धार्मिक संस्थानों के वित्त पोषण की प्रतिष्ठा करने से बाध्य नहीं किया जा सकता, और सार्वजनिक स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों की प्रदर्शनी भी नहीं की जा सकती। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सरकार पैसा दे, ये कोई ज़रूरी नहीं। और दूसरी तरफ ये भी कि आप जैसे कि सार्वजनिक स्कूलों में उन्होंने बताया, पब्लिक स्कूल्स में, कि आप अपना रिलीजियस सिंबल जो है, उनको शो ऑफ करें, तो वो नहीं, शो ऑफ नहीं किया जा सकता। लसीते की जो फ्रांसीसी अवधारणा है, इस तो इससे मुस्लिम लोग जो है इसकी आलोचना करते हैं, और ये दावा करते हैं कि इसके कारण उन्हें अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने में कठिनाई होती है, मुश्किल आती है। ज़ाहिर है, अब आप अचानक सड़क पे एक जहाँ वो कह रहे हैं कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने रिलीजियस सिंबल ना शो ऑफ करें, जहाँ इतनी इतनी कड़ाई हो इस बात को लेकर, और इस अलगाव को दिखाने की इतनी 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 जिद हो, वहाँ अगर आप सड़क पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लग जाएँ, तो और क्या होगा? यही होगा फिर। तो कठिनाई तो फिर आएगी। तो हालाँकि फ्रांसीसी सरकार ने लसीते को धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ एक आवश्यक सुरक्षा कवच के रूप में समर्थन किया है इसका सरकार ने। मगर कौन समझेगा इस बात को? तो अब क्या आता है, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम, जो जो एकीकरण की जो चुनौतियाँ हैं, जो एकीकरण को लेकर जो चैलेंजेस हैं, उसकी बात आती है। तो फ्रांस में जो मुसलमानों को एक और चुनौती है, वो एकीकरण का मुद्दा है। फ्रांस में कई मुस्लिम लोग महसूस करते हैं कि संपूर्णतः फ्रांसीसी समाज द्वारा ये लोग वे स्वीकार्य नहीं है। मतलब उनका ये मानना है कि फ्रांस जो है, वो कंप्लीटली जो इस्लामिक लोग हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करता है पूरी तरह। यूँ कहो ना, मन से नहीं मानते, मन से नहीं एक्सेप्ट करते उन्हें। उन्हें कार्यस्थल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वर्किंग प्लेसेस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनका मतलब ये है, और उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग रखा जाता है। इस प्रकार की जो अभिन्नता इस्लामी लोगों को फ्रांस में अपनी पहचान के रूप में महसूस करना कठिन बना सकती है, ऐसा उनका मानना है। इससे उन्हें धार्मिक उत्पीड़न के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाता है। ऐसा उन्हें लगता है कि मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने रिलीजन को लेकर फिर, कि जब उनको लगता है कि आप शो ऑफ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो उनको लगता है कि फिर उनका उनको मिसट्रीट किया जा रहा है रिलीजियसली, या उनके रिलीजन को मिसट्रीट किया जा रहा है।
फ्रांस में इस्लाम का भविष्य। फ्रांस में इस्लाम का भविष्य अनिश्चित है। देश को आतंकवाद, धार्मिक उत्पीड़न, एकीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि उम्मीद की किरणें अभी भी कायम हैं। फ्रांस में जो युवा पीढ़ी है, वो अपने माँ-बाप से अधिक शिक्षित और एकीकृत होने की उनकी संभावना कहीं ज़्यादा है। वे धार्मिक उत्पीड़न के प्रति भी क्वेश्चनेबल हैं, उनको उनको इसमें कोई बड़ी मुश्किल नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर देखा जाता है मतलब वो ये तय नहीं है कि वो इंटीग्रेशन के लिए लोकल सोसाइटी में तैयार है, नहीं है, क्वेश्चनेबल है उनका। इससे प्रकट होता है कि फ्रांस में इस्लाम का भविष्य उन्नति की ओर हो सकता है, लेकिन जो लोग डरते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इससे डरते भी हैं, जिनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और इस्लाम का भविष्य दरअसल खतरे में है और वो जो इंटीग्रेशन है, वो एक मुद्दा बना रहेगा फ्रेंच सोसाइटी में, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। हालाँकि ये ध्यान देना ज़रूरी है कि फ्रांस में मुसलमानों के सामने जो खड़ी हुई चुनौतियाँ हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और उन्हें पार करना, उन्हें सुलझा लेना बहुत आसान नहीं होगा। इन कंक्लूजन दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि फ्रांस में इस्लाम एक बढ़ता हुआ धर्म है और ये आने वाले सालों में तनाव और समझौते का स्रोत बनने की संभावना रखता है, लेकिन वेदर हो पाएगा या नहीं, ये अगेन एक सवाल है इसके ऊपर। फ्रेंच सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की जो ज़रूरियात हैं और जो नागरिकों की जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो सम्मान करने की ज़रूरत है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा कहीं न कहीं कि नेशनल सिक्योरिटी और जो रिलीजियस फ्रीडम जो लोगों की है अपने सिटीज़न्स की, उसके बीच कहीं एक बैलेंस ढूँढने की ज़रूरत है। फ्रांस में इस्लाम का भविष्य सरकार और जो मुस्लिम समुदाय है दोस्तों, जो मुस्लिम समुदाय है अ, उनकी इस योग्यता पर निर्भर करेगा कि कि क्या कहते हैं? हाँ, फ्रांस में इस्लाम का भविष्य सरकार और मुस्लिम समुदाय की योग्यता पर निर्भर करेगा कि वे सहयोगपूर्ण रहकर, मिल-जुल कर, एक साथ सद्भावपूर्ण तरीके से रहकर, कैसे कोई तरीका निकालें कि जिससे ये सब किया जा सके। अभी तक इसकी कोई संभावना दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले सालों में ऐसा हो पाएगा। इस पर सवालिया निशान अभी भी लगे हुए हैं कि क्या कैपेसिटी है इस्लाम में किसी दूसरे रिलीजियस लोगों की मेजॉरिटी के साथ में इंटीग्रेट हो पाने की, कि अगर वो इस्लाम माइनॉरिटी में हो और दूसरा रिलीजन अगर मेजॉरिटी में हो, तो क्या वो दूसरे रिलीजन के साथ में अपने आप को या अपने सिटीजन जो नागरिक हैं, क्या वो इंटीग्रेट उसमें हो सकते हैं? जो इसका रिवर्स है, वो हमने पाकिस्तान में देखा है कि माइनॉरिटीज़ का जीना मुश्किल हो जाता है वहाँ पर और इस्लाम जहाँ मेजॉरिटी में होता है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ इस्लाम मेजॉरिटी में नहीं है, वहाँ क्या? और ये जो सवाल उठाया जाता है कि जिस भेदभाव की बात की जाती है कि इस्लामिक लोगों को या इस्लाम से जुड़े हुए लोगों को वहाँ की उस बहस से दूर रखा जाता है, तो ये बात सही है और ये मैंने देखा भी है कि इस्लाम में इस्लाम को लेकर फ्रांस में जो भी बहस है, उससे इस्लामिक लोगों को इसलिए भी अलग रखा जाता है क्योंकि वो ओनरशिप लेते हैं अपने मुल्क की और वो मुल्क जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको कहता है लसीते, जहाँ पर वो धर्म को राज्य के कामों से अलग रखते हैं, लेकिन उनको डील एक ऐसे धर्म से करना पड़ता है जो राज्य और इसको अलग मानता ही नहीं। वो राज्य को और धर्म को मेल-जोल वो मिलाकर चलता है और उस घाल-मेल में फिर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं अंडरमाइन होता है। यही कारण है कि इस्लाम को चलने वाली तमाम बहस में इस्लाम से जुड़े हुए लोग फ्रांस में शामिल नहीं हैं। ये एक था अपडेट दोस्तों, जो मुझे आपको इसलिए देना ज़रूरी लगा क्योंकि इस समय जो हालात हैं फ्रांस में, उस बैकग्राउंड में ये समझना ज़रूरी है कि दरअसल इस रिलीजन का वहाँ पे क्या स्थान है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ये था गुरु आपका अपडेट और हम हाज़िर होते हैं आपके पास बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए